इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G के बारे में। 5G टेक्नोलॉजी ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी है और यह भी कहा जा सकता है ये बिल्कुल ही नई और अभिनव क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। अब ये क्या है इसे मैं आपको इसमें समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से वही दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, दोस्तों को बताएं, और ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इको एंड एनर्जी टॉक के बारे में लोगों को बताइए। ये हमारा हौसला बढ़ाता है। ये बहुत चुनिंदा जगहों में है जहाँ पर आप क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप हिंदी में सरल भाषा में सुन सकते हैं जानकारियाँ, और नई नई जानकारियाँ आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ 5G के बारे में। 5G वैसा ही है, अगर आप देखा जाए एक तरह से तो बढ़ते क्रम में है, एक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना है। 2G, 3G, 4G जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद 5G। लेकिन 5G कई मायनों में अलग हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि 5G में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आप 4G इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा 4G ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है तो 4G की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेगाहर्ट्ज़ में है। कुछ मामलों में 4G की फ्रीक्वेंसी 2 या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक भी जा सकती है। लेकिन ये सोचिए कि जो वीडियो आपको यहाँ 4 या 5 मिनट में डाउनलोड होना है 2 घंटे का, वही 3G में कुछ चुनिंदा सेकंड्स में डाउनलोड हो जाता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और बैंडविड्थ है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो 70 से 80 गीगावाट तक, वो मिलीमीटर वेव में काम करती है और 70 से 80 गीगावाट तक उसकी फ्रीक्वेंसी जा सकती है। यही इसकी कामयाबी है, यही इसका अजूबा है और यही इसके पीछे जो अभी विवाद खड़ा हो रहा है उसकी वजह भी है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके पीछे जो, पहले तो समझिए कि 5G टेक्नोलॉजी के आने से होगा क्या। 5G टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसकी वजह से एक क्रांति आएगी और वो क्रांति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी बातें होंगी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी जो बातें की जा रही हैं, रोबोटिक दुनिया की जो बातें की जा रही हैं कि आपका जो, अगर ऑफिस में आप खाने का डब्बा घर में भूल आए हैं और ऑफिस में आपको याद आती है तो रोबोट को आप बोलेंगे और घर जाके आपके ऑफिस का डब्बा, यहाँ तक कि घर में अगर कोई ना भी हो तो दरवाज़ा खोलेगा और लेकर जिस जगह पर है उस जगह से वापस लेकर आएगा। उसकी वजह यही है कि जो रोबोट के और आपके बीच में बिल्कुल माइक्रोसेकंड को रियल टाइम जो है डेटा ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह से अगर आप कार चला रहे हैं और आपका मन आज कार चलाने का नहीं है तो आप ड्राइवरलेस कार चला सकते हैं। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन फिर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि कार का से जो डेटा ट्रांसफ़र है वो तमाम दूसरी कारों से और ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ रियल टाइम पर हो। ऐसी सड़कें भी चाहिए। इसी तरह रिमोट सर्जरी का मामला है। रिमोट सर्जरी भी जो है वो 5G आपको उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर 5G जो है बहुत रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र करेगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब 5G से डर क्या है? सेहत वाले डर पर बाद में आऊँगा। पहले एक डर जो कहा जा रहा है वो देशों को भी है आपस में कि एस्पिनाज होगा, कि मतलब जासूसी एक दूसरे की जा सकती है। और दूसरा डर आम आदमी की निजता में है कि आपको रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। आप किस वक्त क्या कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ पी रहे हैं, किसके साथ सो रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो आपकी निजी प्राइवेसी पर हमला किया जा सकता है। ये डर भी 5G टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाले या 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले कम से कम ये बताते हैं कि ये संभव है 5G टेक्नोलॉजी से। अब इसकी एक मिसाल देखिए, 5G टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन होगा उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो लियो अर्थ ऑर्बिट है, LEO, यानी जो निचले लेवल का जहाँ पर उपग्रह स्थापित किए जा सकते हैं, वहाँ पर जंग चल रही है इस वक्त कि वहाँ पर किस तरह से अपने अपने उपग्रह, देश ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कई देशों से बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटे मोटे गरीब देशों से बड़ी जो है एप्पल की, फेसबुक की, इनका GDP, इनका अपना टर्नओवर साल का उनके GDP से ज़्यादा होता है।
तो एक मिसाल मैं देता हूँ जो मैंने अपनी इस रिसर्च को करते हुए पढ़ा कि जो एलोन मस्क हैं, जो टेस्ला, जो सबसे बड़ी कंपनियों में एक है दुनिया की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कार जो बनाती है इलेक्ट्रिक कारों को, वो 12,000 से ज़्यादा उपग्रह जो है वो लियो में भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, उपग्रह वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और कहा जाए तो ये भी जा रहा है कि 40-50 हज़ार तक उपग्रह भी एक कंपनी भेजने की कोशिश करेगी। यानी इस लेवल पर ये लड़ाई चल रही है। अब इसमें सेहत की बात को लेकर जो जूही चावला ने भी कोर्ट में मुकदमा किया, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले भारत में 5G टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है ये बताता हूँ। भारत में 5G टेक्नोलॉजी जो है वो के ट्रायल अभी शुरू हुए हैं। 3 बड़ी कंपनियों जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन, जिसका नया नाम अब VI के नाम से जाना जाता है, वो इसके ट्रायल कर रहे हैं और अगले 6 महीने बाद ये जितना भी क्षमता होगी उस हिसाब से वो शुरू करेंगे। लेकिन इसमें कई दिक्कतें आएंगी, जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत जो है वो कीमत से जुड़ी हुई है। जो स्पेक्ट्रम की कीमत, जो रिजर्व प्राइस कहते हैं, वो सरकार ने जो नीलामी के लिए रखा है, जिसके ऊपर ही बोली लगाई जा सकती है, वो स्पेक्ट्रम की प्राइस कंपनियां कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा है और बाज़ार में उन्हें लगता नहीं कि अभी इतना पोटेंशियल है, मार्केट ऑलरेडी डाउन है और 5G बहुत नीश टेक्नोलॉजी है। तो इनकी ज़रूरत जो है, इसकी ज़रूरत जो है कितनी बाज़ार में महसूस होगी, तो उसे लेकर वो थोड़ा शक सुबह उनको है और इसलिए स्पेक्ट्रम की कीमत घटाने की मांग कर रहे हैं। तो एक तरह से डेडलॉक है कंपनियों के बीच में और सरकार के बीच में। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि भारत में ऐसा नहीं है कि बाद में ये चीज़ों की मांग नहीं बनेगी या स्पेक्ट्रम की बाज़ार नहीं बनेगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जिस तरह की ये टेक्नोलॉजी सुविधाएं देती है, उस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर आप रिमोट ड्राइवरलेस कार चलाना चाहते हैं, तो क्या आपके देश में ऐसी सड़कें, ऐसा ट्रैफिक सिग्नल, इस तरह का अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकें? शायद नहीं है। क्या ऐसी ज़रूरत है? शायद नहीं है। क्या ऐसे इतने लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे कि कंपनियों का प्रॉफिट निकल पाए, उनका वॉल्यूम इतना बन पाए? शायद नहीं है। दूसरी बात एक ये भी है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, वो पूरी तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिलीमीटर वेव पर काम करती है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें नए हैंडसेट चाहिए। तो हैंडसेट, जो सस्ते हैंडसेट है, मेरा तो करीब बहुत ही सस्ता हैंडसेट है, लेकिन जो आप इस्तेमाल करते हैं 50,000 60,000 के हैंडसेट, उनसे भी काम नहीं चलने वाला। इसके हैंडसेट लाखों में आएंगे। तो शुरुआत में कंपनियों को थोड़ी झिझक इस बात की भी है कि क्या लोग, बाज़ार में इतना पोटेंशियल है कि वो खरीदेंगे ऐसे हैंडसेट। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या 4G से जिसका काम चल रहा है उसको ज़रूरत क्या है 5G में जाने की? एक आखिरी बात और है, बातें तो कई हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2 स्टोरीज़ जो मैंने लिखी हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेज़ी में, ये दोनों स्टोरीज़ जो हैं न्यूज़ लॉन्ड्री में पब्लिश हुई हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट पर, और उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो उसको पढ़कर आपको बारीकियां पता चल सकती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक और वजह जो सैकड़ों वजहों में थी, वो वजह साफ तौर पर है कि इतने टावर, इसके टावर अलग किस्म के होंगे, इसके टावर बहुत फोकस्ड होंगे और फोकस बीम जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करेंगे और उनकी बहुत दूरी तक उनकी बहुत बढ़िया स्पीड वो प्रदान करेंगे, लेकिन बहुत दूरी तक वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो ज़्यादा संख्या में वो टावर लगाए जाने हैं। तो उनके लिए ज़मीन एक्वायर करना, लोगों को तैयार करना उसके लिए कि आप ज़मीन दीजिए और वो सेटअप करना, वो भी एक समस्या है। लेकिन समस्याएं तो किसी भी टेक्नोलॉजी को और किसी भी नए बदलाव में आती ही हैं। इसको लेकर सेहत के इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको मालूम है कि सेहत को लेकर मोबाइल रेडिएशन, माँ बाप भी बच्चों से कहते हैं, हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं, हम अपने बच्चों से कहते हैं, यार दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि फ़ोन को अपने पास ज़्यादा मत रखो, रेडिएशन जो है वो नुकसानदेह है। इसमें मोटे तौर पर कोई दुविधा नहीं है कि रेडिएशन नुकसानदेह हैं, लेकिन जो मोबाइल रेडिएशन क्या नुकसानदेह हैं, इस पर लंबे समय से सवाल और बहस चल रही है। इस पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, वो 2 तरह की होती हैं। पहली वेव जो है वो आयोनाइजिंग होती हैं। आयोनाइजिंग वेव का मतलब, आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है अपने स्कूली दिनों में तो आपको याद होगा, हम आयन कहते थे
कि अगर कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो Cu+ हो गया, राइट, उसका आयनाइजेशन हो गया। तो उस तरह से जो आयनाइज कर पाती हैं जो किरणें वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, उन्हें आयोनाइजिंग वेव्स कहा जाता है। और वो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं वो आपके डीएनए पर असर डाल सकते हैं, तो वो खतरनाक रेडिएशन है, उनको खतरनाक रेडिएशन की श्रेणी में रखा जाता है। तो वो एक्सरे है, गामा रे है, ऐसे रेडिएशन जो है आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बाकी जो हैं यूवी वेव जिसमें आती हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, तो ये सारी जो वेव्स हैं, ये वेव्स नॉन आयनाइजिंग यानी आयनाइज नहीं कर सकती। तो यही कहा जा रहा है कि जो 5G टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेगी, चाहे वो 80-90 गीगाहर्ट्ज़ तक इस्तेमाल करे, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, इसलिए वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये सेहत को लेकर जो सारी जो भ्रांति शुरू हुई कह सकते हैं, या जो बहस शुरू हुई, भ्रांति कहने का मतलब हम उस साइड हो जाएंगे कि रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होता है, वो अमेरिका के एक स्कूल, फ्लोरिडा के एक स्कूल से कहानी शुरू होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, हम उसका भी लिंक आपको दे रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि फ्लोरिडा के एक स्कूल ने एक फिजिसिस्ट को, एक भौतिक शास्त्री को, इस बात के लिए उनको कमीशन की एक स्टडी कि वो बताएं कि बच्चों के लिए वायरलेस, और इस सन 2000 की बात है, हम वाईफाई लगाना चाहते हैं स्कूल में, क्या उसका कोई बुरा असर पड़ेगा। तो वो फिजिसिस्ट ने अपना अध्ययन करके, वो जो भौतिक शास्त्री हैं उन्होंने अपना अध्ययन करके कहा था कि हाँ इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने अपना एक ग्राफ बना के दिया था। उस ग्राफ का न जाने कितने लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया ये साबित करने के लिए कि मोबाइल रेडिएशन जो है वो खतरनाक है। सन 2000 की ये बात है। तो लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो ग्राफ एक तरह से ग्राफ फॉल्टी था, क्योंकि जो बिल करी जो हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो भौतिक विज्ञानी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें जीव विज्ञान की समझ नहीं थी। और ह्यूमन स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमन स्किन हमारी रक्षा करती है रेडिएशन से, और रेडिएशन जैसे से बढ़ते जाते हैं, यानी 5G की ओर हम बढ़ेंगे तो ये प्रोटेक्शन और स्ट्रांग होता जाता है। तो सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने के अलावा कोई नुकसान ऐसा मानव शरीर को इन रेडिएशन से नहीं होता। लेकिन जब टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड से, एक दहलीज को पार कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब फिर आयोनाइजिंग रेज की वो बात कर रहे हैं, तब नुकसान होने की संभावना है, लेकिन इससे नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो यानी जो बिल करी का जो उस वक्त का जो ग्राफ था, उसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये सारी गलतफहमी लोगों के दिमाग में फैली। लेकिन जैसा हमने बताया कि कई सारी जो स्टडीज़ हैं वो अभी भी इस पर हो रही हैं, और ये क्योंकि ख़ास तौर पर एक बीम के तरह ये अलग तरीके से इसके टावर काम करेंगे, इसका टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो उस पर पर्याप्त अध्ययन नहीं हुए हैं, ये बात कहना भी तकनीकी रूप से सही है। WHO की वेबसाइट में आप जाएंगे, हालांकि 2011 में उन्होंने एक स्टडी करवाई थी जिसमें कई देशों के 30 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया था, और वो साइंटिस्ट जो थे तमाम, उन्होंने कहा था 2B कैटेगरी का खतरा है, यानी संभावित रूप से पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, ये जो है संभावित खतरा है। तब उस वक्त 2011 में आपको याद होगा हमारे पास सिर्फ 2G था, 3G भी नहीं आया था, तब उन्होंने कहा था। लेकिन अभी भी WHO कह रही है कोई ऐसा इस्टेब्लिशिंग प्रूफ नहीं है कि हम कह सकें, हम ब्लैकलिस्ट कर सकें 5G टेक्नोलॉजी को। लेकिन WHO ये भी कह रही है कि हमारे पास जो है हम स्टडी कर रहे हैं, और अगले साल 2022 में एक विस्तृत स्टडी जो है तमाम तरीके के रेडिएशन में, जिसमें 5G रेडिएशन भी शामिल है, वो हम रिलीज़ करेंगे। और भी जो संस्थाएं हैं जो इस तरह के रेडिएशंस पर नज़र रखती हैं, उनका कहना है कि अभी कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है और 5G सेफ है। अभी 150 कंपनियां करीब 60 देशों में 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं, यानी 60 देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तो भारत पीछे भी रहे तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि ये बिल्कुल सेफ है, इसका भी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है एक्चुअली, वो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण एज ए रिपोर्टर मैं आपको नहीं कह सकता कि ऐसा मिला है। हमने कई मेडिकल एक्सपर्ट से भी बात की, तो जो ये बताता हो कि ये टेक्नोलॉजी खतरनाक है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि इसका भारत में जो इसकी तरक्की होगी, भारत में जिस तरह से आगे बढ़ेगा, वो कितना
तेज़ी से बढ़ेगा वो इस बात पर भी निर्भर है कि इसको कैसा बाज़ार और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और आम आदमी के लिए, जैसे आपके और मेरी ज़रूरतों के लिए फ़िलहाल 4G पर्याप्त है। तो 5G जब आएगा तो हम कब आप उसे अपनाएंगे, कब नहीं अपनाएंगे, इसे ये भी एक देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने साथियों को बताइए। हम जो है आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।